जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लामता रेलवे स्टेशन के टेलीफोन एक्सचेंज रूम में आग लगने से मची अफरा तफरी, लाखों के केबल जलने की कही जा रही है बात। तीन अप्रैल को पुलिसकर्मी की बाइक की टक्कर से घायल व्यक्ति की 45 दिन बाद हुई मौत। थाने के सामने शव रखकर पुलिसकर्मी को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े परिजन। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दूसरे दिन 136 बैल जोड़ियों ने लिया हिस्सा। आयोजन में दिख रही अनियमितता से नाराज नजर आए किसान। बिना सूचना के नगर पालिका के द्वारा बंद की गई पुरानी पाइपलाइन, लोग दिन भर नल में पानी का करते रहे इंतजार। पुलिस बल 145 बटालियन मंडला का वाहन अनियंत्रित होकर रोड किनारे घुसा। वाहन का चालक आरक्षक हुआ चोटिल, जिला अस्पताल में जारी उपचार। और जिले भर में पति की दीर्घायु के लिए सुहागन महिलाओं ने की वट सावित्री की पूजा। निर्जला व्रत धारण कर मनोकामना की पूर्ति के लिए किए गए विभिन्न अनुष्ठान। कॉलेज में पढ़ाई कर रही एक 22 वर्षीय छात्रा ने जबलपुर में एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे एक छात्र के विरुद्ध शादी का झांसा देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। कोतवाली पुलिस ने अनुसूचित जाति के इस लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर ओमिड पिता शिवाजी बिसेन 22 वर्ष ग्राम मोहगा खुर्द थाना हट्टा निवासी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह लड़की बालाघाट में किराए से रहकर बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही है, जिसके माता पिता और भाई खेती किसानी करते हैं। यह लड़की 4 वर्षों से ओमिड बिसेन को पहचानती है। दोनों ने कक्षा 12वीं की पढ़ाई साथ में की है। ओमिड बिसेन वर्तमान में बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई जबलपुर से कर रहा है। 3 वर्ष पूर्व ओमिड बिसेन ने इस लड़की से कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब से दोनों फोन पर एक दूसरे से बातचीत करने लगे थे। 14 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे ओमिड बिसेन इस लड़की को बस स्टैंड बालाघाट में मिला था। ओमिड बिसेन इस लड़की को अपने दोस्त के कमरे में ले जाकर अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। लड़की ने बदनामी के डर से बात किसी को नहीं बताई। ओमिड बिसेन के पास लड़की की कुछ तस्वीरें थी। ओमिड बिसेन तस्वीरें लड़की वाले को बताकर बदनाम करने की धमकी देकर उसके साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाते रहता था, किंतु डर के कारण ये लड़की किसी को यह बात बता नहीं पा रही थी। 11 मई 2023 की शाम 6 बजे ओमिड बिसेन इस लड़की के पास आया और इस लड़की को मोतीनगर बालाघाट स्थित किसी परिचित के किराए के कमरे में ले गया और उसके साथ डरा धमका कर दरवाजा बंद करके उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इस प्रकार ओमिड बिसेन ने इस लड़की को डरा धमका कर और बदनाम करने की धमकी देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। 18 मई को यह लड़की अपने मंगेतर और भैया भाभी के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोतवाली पहुंची। कोतवाली पुलिस ने इस लड़की के द्वारा की गई लिखित शिकायत पर ओमिड पिता शिवाजी बिसेन 22 वर्ष के विरुद्ध धारा 376 ब्रैकेट 2 एन 342 3 ब्रैकेट 2 वी 3 ब्रैकेट 1 डब्ल्यू ब्रैकेट आई अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। लामता रेलवे स्टेशन में उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया जब लामता रेलवे स्टेशन के टेलीफोन एक्सचेंज रूम में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते टेलीफोन एक्सचेंज रूम के सभी केबल कुछ ही समय में जलकर राख हो गए, जिसे फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया और आग को बुझाया गया। लामता रेलवे स्टेशन में 19 मई को उस समय अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब सुबह 10 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट होने से रेलवे स्टेशन के टेलीफोन एक्सचेंज रूम में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते टेलीफोन एक्सचेंज रूम की सभी केबलें जलकर राख हो गई,
जिसे रेलवे अधिकारियों के द्वारा तुरंत ही फायर ब्रिगेड को कॉल कर बुलाया गया, किंतु फायर ब्रिगेड के बालाघाट से लामता पहुंचने तक आग से टेलीफोन की केबलें जल चुकी थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड द्वारा लगी हुई आग को बुझाया गया। आग की लपटों से उठे धुएं से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला, जहां पर रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों का हुजूम रेलवे स्टेशन में जम गया। इसके बाद रेलवे स्टेशन के तकनीकी विभाग के द्वारा शॉर्ट सर्किट से हुई इस घटना पर जांच में जुट गया है। वह अभी यह क्लियर नहीं हुआ है कि यह शॉर्ट सर्किट से लगी आग से कौन कौन से केबल जलकर राख हुई है और कौन कौन सी रेल सेवाएं इस आग से बाधित हुई है, क्योंकि अधिकतर रेलवे में इनके केबलों के माध्यम से ही ट्रेनों की स्थिति, आने जाने की जानकारी व सिग्नल्स आदि की जानकारी इन्हीं तकनीकी टेलीफोन एक्सचेंज रूम से संचालित होती थी, जिस पर रेलवे की टीम के द्वारा कार्य किया जा रहा है। हमारा लड़की तो पहले की हाँ अच्छे से बना लो वीडियो। और आज सुबह लामटा स्टेशन में 9:53 पर फायर अलार्म का इंडिकेशन जला। जब स्टेशन मास्टर ने स्टाफ को बताया तो लोग जाके देखे तो जोन 5 का जोन 1 का है ना, जोन 1 का इंडिकेशन जल रहा था। तो इससे पता चला कि ऑफिस रूम में आग लगा हुआ है। ये हमारे स्टाफ जो है ऑफिस रूम तक पहुँचे तो वहाँ देखे कि आग लगा हुआ है। चाबी इनके पास नहीं थी, सिग्नल के स्टाफ थे ये। टेलीकॉम के स्टाफ को बुलाया तो ये रास्ते में ही थे, 5 मिनट में पहुँच गए और रूम को खोला। तब तक आग बहुत पकड़ चुकी थी। इन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर निकाला, उसका उपयोग किया, लेकिन आग काबू पे नहीं आ पाई। उसके बाद इन्होंने बालू से भी कोशिश की आग बुझाने की, उससे भी आग नहीं बुझ पाई। फिर इन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड जो है लगभग 1 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद पहुंची, बालाघाट से पहुंची फायर ब्रिगेड। यहाँ तो लोकल लामटा में है नहीं, तो उन्होंने अपना काम शुरू किया और आधे घंटे में आग पे काबू पा लिया। आपके यहाँ पर जो आग बुझाने के यंत्र रहते हैं वो कहाँ पर रखे हुए हैं? वो तो बगल में ही रहते हैं। बगल में रहते हैं। तो भीषण आग के समय में फिर इन्होंने निकाला कैसे उसे? जिला पुलिस बल बालाघाट में पदस्थ एक आरक्षक ने पारिवारिक कारणों के चलते आरक्षक की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। यह आरक्षक 1480 शुभम बुंदेल इंदौर निवासी है। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने शुभम बुंदेल का इस्तीफा मंजूर करते हुए उसे कार्य से मुक्त कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुभम बुंदेल इंदौर का रहने वाला है। सन 2018 में शुभम बुंदेल जिला पुलिस बल बालाघाट में आरक्षक के पद पर भर्ती हुआ था। ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग कोतवाली बालाघाट में हुई थी। तब से लेकर अब तक शुभम बुंदेल कोतवाली बालाघाट में ही पदस्थ था। हाल ही में पारिवारिक कारणों के चलते शुभम बुंदेल ने अपनी नौकरी से इस्तीफा देने हेतु पुलिस अधीक्षक को आवेदन प्रस्तुत किया था। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने आरक्षक शुभम बुंदेल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। 18 मई को कोतवाली से शुभम बुंदेल को कार्य से मुक्त कर दिया गया। 19 मई को कोतवाली में एक समारोह का भी आयोजन किया गया, जहां पर शुभम बुंदेल को विदाई देकर उसे गृह निवास इंदौर के लिए विदा कर दिया गया। इस दौरान नगर निरीक्षक कमल सिंह गहलोत सहित कोतवाली का स्टाफ भी उपस्थित रहा। मोदी सरकार ने नवंबर 2016 में नोटबंदी की थी, जहां मोदी सरकार के द्वारा 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी के बाद नवंबर 2016 में आरबीआई ने नए पैटर्न में 500 और 2000 रुपए के नोट बाजार में आए थे, जहां अब नए पैटर्न के आधार पर लाए गए 2000 के नोट को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटबंदी तो नहीं की, लेकिन 2000 रुपए के नोट को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला किया है, जिसके बाद अब 2000 के नोटों को बैंकों के माध्यम से आरबीआई वापस लेगा।
30 सितंबर तक बैंकों में नोट वापस लेंगे। हालांकि एक बार में 10 नोटों ही चेंज कर सकेंगे। आरबीआई के मुताबिक भले ही 2000 रुपये के नोट अब चलन में नहीं रहेंगे, लेकिन कानूनी मुद्रा रहेगी। आरबीआई ने 23 मई से 30 सितंबर के बीच एक बार में 10 नोट दूसरी कीमत के नोट के बदलने की सुविधा नागरिकों को प्रदान की है। नागरिक अपने पास रखे 2000 रुपये के नोट को बैंक और रिजर्व बैंक में बदल सकता है। आरबीआई ने 2018-19 में इसकी छपाई बंद कर दी थी। हालांकि आरबीआई ने इसे वापस लेने का निर्णय लिया है, लेकिन बाजार में मौजूद 2000 के नोट वैध रहेंगे। आरबीआई के द्वारा सर्कुलर में कहा गया है कि 2000 रुपये के नोट के सर्कुलेशन से बाहर कर रहा है और फैसला तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। नागरिकों को नोट बदलने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए बैंकों को जानकारी प्रदान कर दी गई है। मोदी सरकार में नोटबंदी के बाद नए छापे गए 2000 रुपये के नोटों को आरबीआई के द्वारा सर्कुलेशन से बाहर करने के लिए दिए गए निर्णय के बाद जरूर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इसका प्रभाव ज़्यादातर व्यापारी वर्ग और पूंजीपतियों पर ही पड़ेगा, क्योंकि आम लोगों की पहुंच से 2000 का नोट पहले ही दूर हो चुका है। बालाघाट लालबर्रा रोड पर स्थित मानपुर मार्ग पर गत 3 अप्रैल को वारासनी थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी बिहारी परते ने मानपुर निवासी 55 वर्षीय राजेश पंचेश्वर को बाइक से टक्कर मार दी थी, जिससे राजेश गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका उपचार नागपुर में चल रहा था। 18 मई को उपचार के दौरान राजेश पंचेश्वर की मौत हो गई। पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिसकर्मी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध तो कर लिया था, परंतु जिस मोटरसाइकिल से घटना कारित हुई है, घटना के 45 दिन बाद भी उसे अभिरक्षा में व पुलिसकर्मी को गिरफ्तार तक नहीं किया गया, जिससे मृतक व्यक्ति के परिजन व ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। घटना के 45 दिन बाद भी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज परिजन व ग्रामीणजनों ने 19 मई को शाम 6 बजे शव को लेकर थाना पहुंचकर थाने का घेराव कर पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी की मांग पर वे अड़े रहे। साथ ही पुलिसकर्मी मृतक के परिजनों व ग्रामीणजनों को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन देते रहे, परंतु आक्रोशित परिजन व ग्रामीणजन अपनी मांग पर अड़े रहे। जब तक पुलिसकर्मी को गिरफ्तार, बाइक को अभिरक्षा में व मुआवजा नहीं दिलाया जाता, अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, इसी बात पर वे अड़े रहे। अखिल भारतीय लोधी महासभा प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भतीजे और नरसिंहपुर जिले के विधायक जालन सिंह पटेल के पुत्र मणि नागेंद्र उर्फ मोनू पटेल का 32 वर्ष की अल्प आयु में 30 अप्रैल को आकस्मिक निधन हो गया था, जिसके चलते शुक्रवार 19 मई को ग्राम कोसमी के पीपल चौक आखर मैदान में शाम 6:30 बजे श्रद्धांजलि सभा व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त स्नेहीजन एवं सामाजिक संगठन के द्वारा शोक संवेदना व्यक्त करते हुए स्वर्गीय मोनू पटेल को श्रद्धांजलि दी गई। जहां दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए शुक्रवार शाम को समस्त स्नेहीजन व सामाजिक संगठन के पदाधिकारी, सदस्य व सामाजिक बंधु ग्राम कोसमी के आखर मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने अल्पायु में स्वर्गीय मोनू पटेल के कार्य को याद कर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर कैंडल जलाई। वहीं 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पेयजल व्यवस्थाओं को लेकर कुछ वार्डों में उस समय हाहाकार मच गया जब सुबह से पानी के लिए इंतजार कर रहे वार्ड वासियों को पता चला कि अब से पुरानी पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है और अब सिर्फ नई पाइपलाइन से ही नगर वासियों को पानी मिलेगा। 19 मई को शाम 4 बजे कुछ वार्डों में उस समय हाहाकार मच गया जब सुबह से इंतजार कर रहे वार्ड वासियों को पता चला कि अब से पुरानी पाइपलाइन में पानी की सप्लाई नहीं की जाएगी, सिर्फ नई पाइपलाइन से ही वार्ड वासियों को पानी दिया जाएगा। जबकि अभी नई पाइपलाइन को पूरे शहर में 100% नल कनेक्शन नहीं हो पाए और महज कुछ कनेक्शन कर उन्हें भी पर्याप्त पानी वार्ड वासियों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि नगर पालिका के द्वारा पुरानी पाइपलाइन को बंद कर दिया जाता है तो नगर वासियों को पानी की किस प्रकार से प्राप्त होगा, इसमें लेकर कुछ वार्डों में हंगामे की स्थिति बन गई व वार्ड वासियों के द्वारा बताया गया कि उन्हें आज सुबह से ही पुरानी पाइपलाइन में पानी नहीं दिया गया और वहां सुबह से ही नल के आने का इंतजार करते रहे। उन्हें जानकारी यही लग रही है कि अब पुरानी पाइपलाइन से पानी की सप्लाई नहीं की जाएगी, महज नई पाइपलाइन से भी अब पानी दिया जाएगा, जबकि वार्ड में अभी 100% नई पाइपलाइन को लेकर कनेक्शन नहीं किए गए। अभी नगर पालिका के द्वारा पुरानी पाइपलाइन को बंद कर दिया जा रहा है और नई पाइपलाइन से ही पानी आएगा, तो अभी आपके यहाँ नया कनेक्शन लगा है कि नहीं? हाँ लगा है, बाकी पानी बहुत कम आता है, 2-4 बाल्टी मिल गया बस। और ये जो पीएचई विभाग का नल है इसको उपयोग करते हैं क्या? हेडपम्प का? हाँ हेडपम्प का लेते हैं ना। तो जब शहर में नल जल योजना चल रही है, पाइप लगे हैं,
उसके बाद अगर ये नल का यूज़ करेंगे तो नगर पालिका से क्या व्यवस्था होनी चाहिए? ये नल दोनों टाइम लेना चाहिए ना, अभी गर्मी के दिनों में भी ये पानी की नहीं पूरता ना। सर अगर पुराना पाइप अभी तक यूज हुआ है पानी तो बहुत अच्छा पानी आता है पुराने नल में। और जो नई पाइपलाइन है हमारे यहाँ जो चारों कनेक्शन है चारों में पानी नहीं आता। सवेरे आता है उन्हें जो नल खुलता है अभी 1-1.5 बाल्टी बस मिलता है पानी। अभी आपके यहाँ कब से नल नहीं आया? नया आला आज पानी मिला कि आज नहीं? पानी नहीं मिला और बहुत परेशानी है। जैसे अभी शाम के समय जो पुराना पाइप से पानी आता है पुराना नल उससे मेंटेनेंस हो रहा था, अब दिक्कत हो गई है। आज पानी नहीं है घर पे। अच्छा, आज से पुराना नल बंद कर दी नगर पालिका ने। हाँ, तो आज दिक्कत हो रही पानी की। क्या सूचना तो अभी मिली भी नहीं ना, इलाज भी नहीं करवाया नहीं। तो अभी तक नल का इंतजार करें डॉक्टर की लगा के नल आएगा वैसे। क्योंकि नया जो नल आता था सवेरे आता लेकिन उसमें भी उतना पानी नहीं आता, किसी को मिलता किसी को नहीं मिलता। नई पाइपलाइन बिछी आपकी वार्ड बिछी है, उसमें आ रहा है पानी? आता लेकिन नहीं के बराबर है। क्या मांग करेंगे नगर पालिका से? मांग वही है जो अगर अच्छे से आता था 24 घंटे चालू करो, नहीं तो उसको बंद करके अपना पुराने नल सही है। 2016 में ये योजना प्रारंभ हुई थी, आज तक पूरी नहीं हुई। नगर पालिका से जिस ठेकेदार को काम दिया गया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो ठेकेदार कम काम कर रहा है। नगर पालिका के कर्मचारी ज़्यादा इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं, ठेकेदार से पैसा लेने का काम कर रहे हैं। जनता की सुविधा असुविधा का ठेकेदार को कोई मतलब नहीं। कई क्षेत्र ऐसे हैं शहर के मध्य जहाँ ठेकेदार ने पाइपलाइन नहीं डाला है, और कई क्षेत्र ऐसे हैं शहर में जहाँ अभी भी पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो आगे क्या लगता है, ठेकेदार की लगातार पेमेंट भी हो रहा है, क्या ये आवर्धन योजना हो पाएगी पूरी? जल आवर्धन योजना की कांग्रेस के 11 पार्षदों ने शिकायत की है भोपाल में। भोपाल संचालनालय से एक पत्र इशू हो गया नगर पालिका को, जबलपुर संयुक्त संचालक के यहाँ से 2-2 पत्र आ गए। नगर पालिका ने कचरे की पेटी में डाल दिया पत्रों को। इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशांत श्रीवास्तव के द्वारा बताया गया कि अभी पुरानी लाइन को बंद नहीं किया गया है। आज उनके द्वारा शहर में वार्डों में पानी नहीं आने के को लेकर एक बैठक आयोजन किया गया और निर्णय लिया गया था कि एक ट्रायल कर पुरानी लाइन को बंद कर नई लाइन को चालू कर टेस्टिंग की गई, प्रेशर को बढ़ाने का प्रयोग किया गया था और अभी पुरानी लाइन को बंद नहीं किया गया है, वह शुरू ही रहेगी और उनके द्वारा महज एक टेस्टिंग की गई थी और यदि यह टेस्टिंग सफल हो जाती है तो सभी को सूचना देकर ही वार्डों में यह बता दिया जाएगा कि कौन से वार्ड में कब जल की सप्लाई की जाएगी। पुरानी लाइन बंद नहीं हुई है। हमने जो नगर की समस्याएं हैं कि कई वार्डों में कई गलियों में पानी नहीं आ रहा है, उसके लिए आज विस्तृत बैठक की थी। इसमें हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, अध्यक्ष हैं, इंजीनियर्स हैं और जो नगर पालिका का और स्टाफ है, सबको बिठा के एक मीटिंग की थी कि क्या समस्या किस वार्ड में आ रही है। उसके लिए हमने एक ट्रायल कर रहे हैं कि पहले हम पुरानी लाइन को कुछ ऑफ देके और नई लाइन को कई बार मतलब जैसे अभी 2 बार करते हैं उसको 4 बार में करके प्रेशर को बढ़ाया जाए। पुरानी लाइन को बंद नहीं किया गया है, इसका पुरानी लाइन चालू रहेगी। हम ये टेस्टिंग में अगर सफल होते हैं तो हम विस्तृत रूप से सबको सूचना देंगे किस वार्ड में कब पानी आएगा। और अगर पानी कहीं समस्या होती है कि नई लाइन से पानी नहीं आ रहा है, प्रेशर नहीं आ रहा है, तो पुरानी लाइन बाकायदा चलती रहेगी। पुरानी लाइन केवल अभी इसलिए समस्या आज हुई है कि पुरानी लाइन को सबसे बाद में चालू करेंगे, उसको बंद नहीं किया गया। अभी सर इसमें कुछ निकल के सामने आया सर जो टेस्टिंग की अपन ने? अभी टेस्टिंग के लिए मैं फील्ड में जा रहा हूँ, देखूंगा। अभी 4 बजे के बाद टेस्टिंग शुरू हुई है। सर 7 वर्षों से जल आवर्धन योजना का कार्य चल रहा है, अब तक कितना % कार्य हुआ है कि काफ़ी जगह पानी नहीं आ रहा, नई पाइपलाइन फूटी है, डैमेज पड़ी है, ठेकेदार कनेक्शन नहीं कर रहा है, लोगों में आक्रोश है। तभी तक आपने क्या मॉनिटरिंग करी? आज सुबह मीटिंग हुई, ठेकेदार से बात हुई होगी, कब तक कंप्लीट हो जाएगा कार्य? कार्य उनका लगभग मुझे लगता है कि 98% कंप्लीट है। जो 2% इश्यू आ रहे हैं वो ये है कि कहीं पाइपलाइन पुरानी लाइन नई लाइन साथ में चल रही है, पुरानी लाइन में लीकेज बहुत है, नई लाइन को प्रेशर नहीं मिल रहा है, उनको पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए उसमें प्रेशर की कमी हो रही है। इसके अलावा कुछ इशू ऐसे हैं कि जहाँ पर कनेक्शन नहीं हुए हैं तो पाइपलाइन नहीं डालेगी, बाद में वहाँ पर क्या है पब्लिक। नैनपुर आरपीएफ का कर्मचारी नैनपुर से लामता आते समय वन्य प्राणी से टकराने से गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि लामता रेलवे स्टेशन में आग लगने की जानकारी मिलते ही नैनपुर से आरपीएफ सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी लामता रेलवे स्टेशन में लगाई गई थी, जिसमें लामता आते समय यह हादसा हुआ है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 मई को लामता रेलवे स्टेशन में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई थी, जिसमें लामता स्टेशन के सभी विभागों को इसकी जानकारी दी गई, जिसमें सभी विभागों के द्वारा अपने स्तर से कर्मचारियों की ड्यूटी लामता स्टेशन में लगाई गई थी, जिसको लेकर नैनपुर आरपीएफ के कर्मचारी विनय कुमार की ड्यूटी लामता स्टेशन में लगाई गई थी, जिस पर विनय कुमार नैनपुर से प्रातः 11 बजे अपने बुलेट वाहन से रेलवे स्टेशन लामता पहुंच रहे थे, जो कि लामता से पहले आने वाले मोड़ पर एक वन्य प्राणी से टकरा जाने से यहां घटना घट गई। वहीं टक्कर इतनी भयंकर थी कि घटनास्थल पर ही विनय कुमार बुलेट से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से प्राथमिक उपचार हेतु भिजवाया गया। उसके बाद रेलवे विभाग के द्वारा आरपीएफ सुरक्षाकर्मी विनय कुमार को उपचार हेतु नागपुर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट में उनका पांव टूट गया है और अभी उनका नागपुर में इलाज चल रहा है। वाराणसी नगर में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शादी समारोह में जाना भी अब लोगों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। लोग शादी समारोह व सामाजिक कार्यक्रम में जाने से अब कतरा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नगर के वार्ड नंबर 3 रानी दुर्गावती में सामने आया, जहां वार्ड के वासी पप्पू रंगडाले को नागपुर परिवार से शादी में जाना पड़ा महंगा पड़ गया और अज्ञात चोरों ने उनके घर में सेंधमारी करते हुए जेवरात सहित नकदी रकम पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि पीड़ित परिवार ने इस बात की लिखित शिकायत थाने में दर्ज करा दी है। रात में हम लोग शादी में गए थे नागपुर, कम से कम 6-6:30 बजे। रात में 2:30 बजे आए तो हमारे घर का लॉक टूटा हुआ था, पूरा दोनों अलमारियों का सामान फीका हुआ था, पेटी का सामान पूरा फीका था, पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे पर्स वर्स पूरे खाली फीके हुए थे। उसमें मेरे 2 जोड़ी कान के थे, बच्चों के 2 जोड़ी बाले थे, पायल थी 3-4 जोड़ी, चांदी के सिक्के थे पूजा के और पूरी पायलें थी और 10-15 हज़ार रुपये थे पूरे। सामने का ताला ही तोड़ के आए हुए थे क्योंकि सामने का लॉक टूटा हुआ था। पलंग पे एक राड फीकी हुई थी ना। मुझे भी 3 बजे पता लगा रात के, पप्पू भैया ने फ़ोन करके बताया उठ जाओ मसाफ करके। तो मैं फिर हम लोग उठे, सब लोग देखे तो ताला टूटा हुआ था सामने का और अंदर सामान पूरा बिखरा हुआ था। क्या मानते हैं इसको? अभी कैसे चोरी है तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कौन था। कोई मुखबिर है अपने मोहल्ले में ही कि कहीं कुछ? हाँ, लगता तो ऐसे ही है कि शादी में गए या ये गए। हाँ, वो जानकारी लगते जाती है और सब जो मतलब गोल रहते घर से उनसे उन्हीं घर ऐसी घटना घटती है। हम लोग 12:30 बजे करीबन आए थे, शादी से बुच्ची जी का संगीत था। तो हम जैसे आए तो इनके यहाँ लाइट तो चालू थी, पर हमको लगा कोई हो गए क्योंकि भैया 2-3 दिन से घर पे ही थे। मुझे पता नहीं था कि 6 बजे लोग गाँव चले गए करके। तो हम लोग बाहर बैठे और थोड़ी देर बाद जब अंदर गए तो इसके पापा 2-1 बजे करीबन आए। बोलते गीता इनका दरवाज़ा पीछे से खुला है, कोई आए क्या? तो मैं बोली नहीं पता नहीं, देखे जाके देखते हैं कोई आए क्या। तो 2-1 बजे हम इनके दरवाजे पे खड़े हुए पीछे की गेट पे और हमने इन लोगों को आवाज़ लगाए कि भैया कोई घर पे है क्या, दरवाज़ा खुला है। तो कोई बोले नहीं। फिर हमने इनको फ़ोन लगाए उस समय कि कोई है क्या घर पे करके। तो भैया बोलने लगी कि भाभी नहीं, मैं नागपुर से आ रहा हूँ, खैलान जी तक आया हूँ। तो हम लोग फिर अंदर आ ही रहे थे, फिर ऐसा डर लगा अजीब सा कि नहीं अंदर नहीं जाना चाहिए करके। तो हम लोग पीछे का ही गेट फिर से बंद करके अपने घर चले गए। तो दीदी फिर 3 बजे करीबन दीदी लोग आए और एकदम रोने की आवाज़ आने लगी अंदर से। तो फिर हम फिर आ गए, देखी कि पूरा घर बगरा हुआ है, व्यस्त हुए, पूरे कपड़े चेक वेक पर्स वर्स सब पूरा रंद पड़ा है इनके घरों में। कितने 12 बजे के और 3 बजे के बीच में हुई है करीब चोरी। जब हम 12:30 बजे आए तो समझ लो चोर अंदर ही था, क्योंकि भैया बोलते हैं हमने लाइट चालू नहीं करके गए थे और हम लोग आए तो इनके अंदर लाइट चालू थी। तो हम दोनों को देख के वो समझ गए कि बाहर कोई आ गया, इसलिए वो शांत हो गए और हमको जब अंदर जाने दिए उस पीरियड में बाहर निकल के। नगर में इतनी सारी चोरियां हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नगर में चोरी हो रही, मैं इसमें कहती हूँ कि प्रशासन कम से कम रात के 12 बजे जैसे 2-3 बजे 2 राउंड तो लगाना चाहिए, क्योंकि आम व्यक्ति अगर किसी के यहाँ चोरी हो भी जाए तो अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि क्या भरोसा उस समय वो हम लोगों पर भी वार करते। किस प्रकार के भय में है अभी आप? एक अजीब सी आवाज़ आती है कि कोई आ गया, कोई जैसे हम 2 लोग अंदर आहट भी होती तो आहट भी होती तो डर लगता है। अब तो बाहर जैसे बैठते थे पहले, अब तो बैठने का भी डर लगता है कि कोई कब आ जाए, किधर से आ जाए करके। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कम से कम एक बार गोरखा आ जाए आधी रात को, या फिर प्रशासन गाड़ी 1-2 बार राउंड लगा ले। इसमें क्या एक डर नहीं रहेगा कि हम किसी को बुला रहे, फ़ोन करने पे 100 नंबर डाल करने पे तो गाड़ी तुरंत आ जाए। इतना अनुमान तो कम से कम डर फ्री हो जाएगा आदमी कि कोई आ जाएगा बुलाने से।